नया सेशन जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक मिनट, मैं इससे भी ज्वाइन करता हूँ। वॉइस में गड़बड़ी ना, आवाज में गड़बड़ी। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा है, सपोज हम किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। किसी भी टाइप की सपोज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका अगर हम इफेक्ट देखें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो वहां पे हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, उसके डेटा के बारे में। डिस्क्रिप्शन लिंकिंग हो रही है। इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी ठीक है आवाज? हाँ, तो जो भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम क्या करते हैं, सपोज हमने किसी टाइप की ट्रेनिंग दी है ना, तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस देख रहे हैं। सपोज इफेक्ट ऑफ एबीसी ट्रेनिंग ऑन होमोग्लोबिन लेवल। अब इसमें क्या आएगा, सपोज हमने क्या लगाया, टी टेस्ट लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा। इस टी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें पैरामीट्रिक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम सिग्निफिकेंट चेंजेस देख सकें। बट हमें डेटा के बारे में जानना है, हमें जानना है कि होमोग्लोबिन प्री डेटा का नेचर क्या था और पोस्ट डेटा का नेचर क्या है। तो हम सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मतलब इसमें क्या है, डेटा के नेचर के बारे में पता चलेगा। तो क्या है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। इसमें हमें पॉपुलेशन के नेचर के बारे में, डेटा के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, राइट। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या पढ़ा था, कि हम इसमें डायरेक्टली जो भी फिनोमिना है उसके नेचर को जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वी कैन से सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फर्दर बात करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की बात करें, तो इसको हम देख सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, मीन, मीडियन और मोड, जो कि डेटा की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें क्या क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है। और ये क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, सपोज एक क्लास है पूरा, एक ग्रुप है पूरा, उसका एक सिंगल स्कोर, एक सिंगल वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी अच्छे से? यस, किसको नहीं आ रही है? थोड़ा सा रिज्वाइन करिए एक बार जिसको नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी सबको तो आ रही ना? ओके। तो एक सिंगल स्कोर होता है जो सारे स्कोर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर देखो, रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एवरेज, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारा आता है कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। क्लियर है?
ठीक है। तो मेजर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या बताता है अंडरस्टैंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, फिनोमिना के बारे में बताता है, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में बताता है, पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, राइट। उसका मीन कैसा है, एवरेज मीन, ये पर्टिकुलर ग्रुप का एवरेज होमोग्लोबिन का मीन कितना है 13 है, इसका कितना है 14 है, तो ये बेसिक नेचर बताता है, राइट। इसके अंदर अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रेंज, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये सारी चीजें आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये बताता है नेचर ऑफ डेटा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक सिंगल स्कोर है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल स्कोर, सिंगल डेटा इन द फॉर्म ऑफ मीन, मीडियन, मोड, एनी स्कोर, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये क्या है, मीन है, या क्या बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी है। इसको हम सेंट्रल लोकेशन भी बोलते हैं इन अदर टर्मोलॉजी, अगर दूसरे लैंग्वेज में देखें तो इसको सेंट्रल लोकेशन भी कहा जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम जल्दी से पढ़ेंगे इसे। अगर हम मीन की बात करें तो मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि मीन होता क्या है। सपोज ये क्लास ए है और क्लास बी है, इनको मार्क्स मिले एग्जाम में, हमें देखना है कि कौन से सेक्शन को ज्यादा मार्क्स मिले, तो हम एक एक को तो कंपेयर करेंगे नहीं, पूरे ग्रुप को प्लस करके एवरेज निकाल लेंगे सब पूरे ग्रुप का। तो आप देख सकते हो टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्कोर, ये टोटल कर लिया हमने, स्कोर कर लिया और डिवाइड कर लिया। आपको सबको ये बेटर पता होगा, मतलब इसमें आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता होगी। हम क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं सारे डेटा को और डिवाइड बाय n करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको इस कैलकुलेशन से मीन का नेचर पता चल जाएगा, मीन की प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। ये सेकेंड एग्जांपल है गिवन डेटा का। अब यहां पे आप देख सकते हो हमने यहां पे एवरेज निकालने के लिए क्या किया है, हमने यहां पे एवरेज निकालने के लिए क्या किया है, सारे स्कोर को कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम यहां पे देखें मीन का देखें तो सारे स्कोर का कंट्रीब्यूशन है। लेट मी ज्वाइन सम ऑफ द पीपल आर इनोवेटिंग। ठीक है, तो यहां पे देखो मीन की आपको प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी कि सारे स्कोर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है मीन निकालने के लिए। बट मीडियन में क्या होता है, एक मिडिल के सिंगल स्कोर को लिया जाता है, और मोड में क्या होता है, एक सिंगल स्कोर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगी मीन की प्रॉपर्टीज। फर्दर अगर इंफॉर्मेशन देखें मीन के बारे में तो ये दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। क्या है, मोस्ट रिलायबल है। मोस्ट रिलायबल क्यों है, क्योंकि इसमें ना हम जब सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो सारे स्कोर का कंट्रीब्यूशन है, इसमें हर स्कोर का कंट्रीब्यूशन है, तभी इसका हम एवरेज निकालते हैं। बट इन केस ऑफ मीडियन हम क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट लेते हैं, मिडिल मोस्ट। तो सिंगल स्कोर यहाँ पे आता है, बट इन केस ऑफ मीन सारे स्कोर को हम इन्वॉल्व करते हैं। मैं लिफ्ट हो गया मीटिंग से, है ना। तो यहाँ पे सारे स्कोर को कंबाइन करेंगे। मीन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, सबसे स्टेबल है ये। सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अगर हम देखें डेविएशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। सपोज ये मेरा मीन है और मैं उस मीन को हमें हर स्कोर से माइनस करूं, डेविएशन निकालूं, है ना, उस मीन का मैं डेविएशन निकालूं, तो टोटल सम हम देखेंगे तो 0 आएगा।
अगर आपको डेविएशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डेविएशन क्या होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। अब यहां पे मैं सपोज फॉर एग्जांपल, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, 508 कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, 50 की जगह 8 कर दिया 500। तो इसका एवरेज ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। इसका एवरेज अगर देखें तो 150 या फिर 200 के आसपास जा सकता है। बट मीडियन इसका सपोज कितना था, सपोज इसका मीडियन 10 था, तो यहां पे मैं कितना भी डिजिट ऐड कर दूं, मीडियन हमेशा 10 ही रहेगा। या मोड अगर इसका 6 आया, इसका मोड अगर 6 आया, तो यहां पे कितना भी स्कोर ऐड कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, कितना भी ऐड कर दिया जाए, मीडियन और मोड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मीन पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि सारे स्कोर को लेकर हम मीन निकालते हैं। तो आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारा डेटा का रेंज है 2 डिजिट में, और यहां पे आ जाती है 3, 4, 5 डिजिट्स। तो उसके वजह से किस में चेंज आ जाएगा, मीन में चेंज आ जाएगा, मीडियन और मॉड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, मीन में क्या होता है, आउटलायर्स का और एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट होता है। इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्नकेटेड डिजिट डेटा है। टर्नकेटेड का मतलब क्या है, हमें आगे की वैल्यू और पीछे की वैल्यू पता नहीं है। सपोज यहां पे क्या है, स्कोर यहां पे और भी ज्यादा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्कोर है। तो अगर हमारे पास में सारा डेटा नहीं है, तो उस केस में क्या है, हम मीन को नहीं ले सकते टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। उस केस में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, यस एनीवन? उस केस में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी? अगर हमारे पास में टर्नकेटेड टाइप का डेटा है, मतलब इसके जो आगे का स्कोर और पीछे का स्कोर हमें नहीं पता, तो उस केस में सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी रहेगी? यस, मीडियन। ठीक है, मीडियन विल बी द बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी इन द केस ऑफ टर्नकेटेड डेटा। टर्नकेटेड मतलब जिसका ओपन और एंडेड, और दोनों साइड जो एंड है ना वो अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मीन की। तो मीन क्या है, बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम मीन का इस्तेमाल करें। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा, डेटा किस टाइप का है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट रहेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो, जब हमारा डेटा इंटरवल और रेशियो हो, तो उस केस में तो मीन सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बट अब यहां पे और कंडीशन आती है, और किस कंडीशन में हम मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज हमारा डेटा स्क्यूड हो, वेदर इट इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो उस केस में भी वी कैन नॉट यूज मीन। यस, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ स्क्यूड डेटा? यस, अगर डेटा स्क्यूड है तो सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, एनीवन? नहीं, मीडियन। मीडियन, ये देखो डेटा कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, इधर की साइड आ जाए या हायर स्कोर की साइड आ जाए, मीडियन हमेशा देखो मिडिल में रहता है। क्या बताया था मैंने, मीडियन इज द सीजी ऑफ डेटा, सेंट्रल ग्रेविटी है मीडियन, हमेशा बीच में ही रहता है। तो डेटा कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, मीडियन हमेशा मिडिल में रहेगा। सो इन केस ऑफ स्क्यूड डेटा, इफ आई आस्क इफ डेटा इज स्क्यूड, देन विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा, मीन। ठीक है, तो यू कैन राइट मीन के बारे में प्रॉपर्टीज लिखो, मोस्ट स्टेबल, यस कॉपी निकालो, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इन केस ऑफ स्क्यूड डेटा, स्क्यूनेस के टाइम पे या स्क्यूड डेटा के टाइम पे कैन नॉट यूज मीन, कांट यूज मीन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ऐसा लिखो, बेस्ट मेजर कौन सा रहेगा, मीडियन।
है ना। बाकी तो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, मैं ये भेज दूंगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आउटलायर का क्या होगा, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आउटलायर्स क्या होगा, इफेक्ट, आउटलायर्स इफेक्ट मीन। राइट डाउन एवरीवन, शॉर्ट में लिखो ये सारी चीजें, लिख लिया सबने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलायर्स, सपोज यहाँ पे सारे डिजिट टू डिजिट है, यहाँ पे आ जाए 3 डिजिट डेटा, तो ये क्या एक्सट्रीम वैल्यू है। ओके, क्लियर है सबको। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियन का। अगर हमें देखना है, देखो एक मीन का फॉर्मूला ये रहा, सारे स्कोर को हम प्लस करेंगे, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन। समेशन मतलब जितने भी स्कोर है उस सबका सम अप, इसको बोलते हैं समेशन, सम अप हर किसी का, ठीक है। पर अगर मीडियन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहता है, मीन जो डेटा है फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में ये फॉर्मूला है ना। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल का क्या निकालेंगे, ये 5 से लेके 10, 10 से लेके ये, तो उसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या है, XI, इसका जो मिडिल एवरेज है वो निकालेंगे। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसमें इतना लाई करता है 5, ये आपको आएगा नहीं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर्मूला अब याद रखिए। 2, ठीक है, 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो एफ आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। तो ये वाला फॉर्मूला है, जस्ट सी द फॉर्मूला, ओके, रिमेंबर। अगर डेटा, ये डेविएशन मेथड है ना, इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन। ये सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लंबा चौड़ा एमसीक्यूज में नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है, ये हमारा स्कोर सेट है, डेटा सेट, इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम ले लेते हैं एज्यूम मीन, ठीक है। अगर ओड है, ओड, तो मिडिल को तो आपको पता ही चल जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से मिडिल वाला क्या दिख रहा है, 3 इधर की साइड है, 3 इधर की साइड है, ये मिडिल वाला हो गया। पर अगर डेटा इवन है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, एज्यूम मीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। ये क्या, इसको क्या डिनोट करता है, ये क्लास साइज, ठीक है, ये डिनोट करता है। तो ये डेविएशन मेथड, इसका कैलकुलेशन आपको याद आएगा नहीं एग्जाम में, आप फॉर्मूला इसका याद रख सकते हो, कभी मैच द कॉलम में आ गया तो, राइट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। अगर मेरे पास डेटा है, मीन है सपोज, और अगर उसका मैं ओरिजिन और स्केल चेंज करूं, ओरिजिन चेंज करना मतलब किसी भी वैल्यू से माइनस करूं उस डेटा को, और पर्टिकुलर वैल्यू से मैं डिवाइड करूं हर डेटा को, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, नया डेटा क्या मिलेगा हमें। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, इफ आई चेंज द ओरिजिन बाय 2 एंड इफ वी चेंज द ओरिजिन बाय 5, देन व्हाट विल बी द न्यू डेटा, न्यू स्कोर, न्यू मीन। लेफ्ट हो गया क्या मैं, हाँ, तो क्या होगा, आप में इसमें डाल दो 2, ठीक है, इसमें आप क्या डाल दो, आपका जो ओल्ड मीन क्या था, पुराना मीन क्या था, सपोज 50 था, तो 50 माइनस 2 डिवाइड बाय 5, सिंपल। तो ये रहा ओरिजिन, इसको ये याद रखना, ओरिजिन मतलब माइनस करना और स्केल मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो ये ओरिजिन और स्केल हम अगर चेंज करेंगे तो ये कंडीशन है। अब सपोज आपके पास कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास 2 मीन है, 2 डेटा सेट है, एक्स और वाई, हमें उसका एन दिया हुआ हो, फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर दिया हो 50 है, इसका 40 है, ठीक है। इन दोनों का एन मतलब कितने नंबर है, टोटल स्कोर कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, नंबर ऑफ इधर ये वाली क्लास में 40 स्टूडेंट्स है। इसका मीन दिया हो, सपोज कितना दिया है, 10 दिया है, और इसका मीन दिया हो, ये वाले डेटा सेट का मीन दिया हो 12, तो कंबाइंड मीन दोनों का क्या निकलेगा, कंबाइंड मीन अगर हम निकाले तो क्या निकलेगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है, यहां पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 50 प्लस 12 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 प्लस 12।
तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे सारे डेटा को, तो यहां पे आ जाएगा कंबाइन मीन। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। ओके, सपोज द मीन वैल्यू इज गिवन, mean value is given, and if I say if I change the origin by 2 and scale by 5, then what will be the new mean, what will be the new data? So now you can put 50 minus 2 divide by 5, simple. So mean of origin means we have to subtract from the mean, and what is the mean of scale? We have to divide from the mean. Then you will get new data, new score. Got it? Yes. Now आप देख सकते हो correction factor. Yes. If you want to find out this one, yes. If you given a two data set x and y, and their mean is given. What is the mean? Suppose mean is 50 and another mean of another data is 40. Number of students, or we can say frequency, or class score, number of score is given, that is 10, here 12. Now how to find a combined mean? That is a formula. Combined mean of both data set. What you can do? 50 multiply 10 plus 40 multiply 12 divide by 10 plus 12. So this from this formula you will get combined mean with this given score. Got it? Fine. कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, ग्रुप डेटा वगैरह नहीं आता है, एग्जाम में आएगा तो ये छोटे छोटे ही आएंगे, स्मॉल वन स्टेप न्यूमेरिकल, राइट? अब सपोज करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये रहा है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इतना ज्यादा इसका कुछ न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ठीक है? ये किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है? सपोज हमने एज्यूम मीन लिया है ना, तो एज्यूम मीन हमारा जो लिया है उसमें हमारा कितना चेंजेस आ सकता है, ठीक है? तो ये है करेक्शन फैक्टर। एक मिनट, इसके बारे में और देखता हूँ, कुछ और इंफॉर्मेशन होगी तो बताता हूँ आपको। अगर करेक्शन फैक्टर सपोज नेगेटिव आया, सी अगर एज्यूम मीन हमारा, इसको लिख लो, सपोज एज्यूम मीन, अगर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद, सपोज एज्यूम मीन हमारा बड़ा लिया हमने, एज्यूम मीन आपको मैंने बताया जो डेटा स्कोर है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से मैंने ले लिया एज्यूम मीन 3, वो कैलकुलेशन करने के लिए हम एज्यूम मीन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ले लिया 3, और रियल मीन जो हमारा होता है वो अलग होता है ना, हम टोटल सम स्कोर करके डिवाइड करते हैं, या फिर जो मेन ग्रुप डेटा में पूरा कैलकुलेट करने के बाद में मीन निकालते हैं। तो एज्यूम मीन सपोज एक्चुअल मीन से बड़ा रहा तो करेक्शन फैक्टर क्या होगा? करेक्शन फैक्टर आएगा नेगेटिव वैल्यू में आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा करेक्शन फैक्टर नेगेटिव आया, इसका मतलब एज्यूम मीन हमारा बड़ा है। सेकेंड कंडीशन, इफ एज्यूम मीन इज लोअर, एज्यूम मीन इतना याद रखना, इससे ज्यादा मत कुछ याद रखना, हाँ, एज्यूम मीन इज स्मॉलर देन एक्चुअल मीन, देन करेक्शन फैक्टर आएगा पॉजिटिव। करेक्शन फैक्टर क्या आएगा? पॉजिटिव। राइट इट डाउन। ये मीन है आपका, एज्यूम मीन अगर बड़ा आया एक्चुअल मीन से तो करेक्शन फैक्टर आएगा नेगेटिव में, और एज्यूम मीन अगर छोटा रहा एक्चुअल मीन से तो करेक्शन फैक्टर आएगा पॉजिटिव वैल्यू में। क्लियर है सबको? यस, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। कब मीन इस्तेमाल नहीं करते? तो मैंने आपको कब बताया, जब डेटा आपका स्क्यूड हो, स्क्यूड के टाइम पे मीडियन को प्रीफर किया जाता है ना, जब डेटा क्या हो, नॉमिनल हो, ठीक है, नॉमिनल टाइप का डेटा हो, तो उस केस में आउटलायर्स जब बहुत ज्यादा हो तो उस केस में भी मीडियन इज बेटर,
देन मीन। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट स्कोर। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट स्कोर सारे डेटा का। इसको हम बोल सकते हैं सीजी, ये हमेशा मिडिल में रहता है। ये जो मिडिल वाला स्कोर है उसको बोलेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 स्कोर। ठीक है, ये है मीडियन का फॉर्मूला, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल ये स्कोर दिया हुआ है आपके सामने, इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा का एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये सिंपल है, वन स्टेप है। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। तो टोटल स्कोर कितने हैं यहाँ पे? कितने? n की वैल्यू n है। टोटल नंबर ऑफ स्कोर इज n। ठीक है, तो n+1/2 आ जाएगा। तो फिफ्थ स्कोर, तो यहाँ पे आप देखो फिफ्थ स्कोर कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? फिफ्थ स्कोर। तो क्या आ जाएगा? 7। 7 इज द मीडियन। ठीक है, 7 इज द मीडियन। अब देखो यहाँ पे 100 का कोई इन्फ्लुएंस हुआ क्या? पर अगर हम मीन निकालते तो क्या होता है? इस आउटलायर्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता, बट यहाँ पे मीडियन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है एक्सट्रीम वैल्यू का, और वी कैन से आउटलायर डज नॉट अफेक्ट द मीन मीडियन। देखो यहाँ पे दिख रहा है मिडिल में सीजी। एक मिनट, हाँ कोई नहीं है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपको दिया गया है ये स्कोर। सपोज आप कंडीशन आ जाती है स्कोर 5.5, तो क्या करेंगे हम? फिफ्थ और सिक्स का एवरेज ले लेंगे। टेक एवरेज और फिफ्थ सिक्स स्कोर। क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दोनों है हमारा 10 और 2, तो 10 और 2 के बीच का आना चाहिए, मतलब 9.5 आना चाहिए। 9.5 आ जाएगा। तो देखो इस केस में क्या है? मीडियन क्या है इस केस में? ये यहाँ पे आएगा मीडियन। क्या ये? 9.5। ये कौन सा नंबर है इन केस ऑफ इवन नंबर? 1 2 3 4। ठीक है, इन केस ऑफ इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्कोर है टोटल। ठीक है, तो इवन नंबर के केस में जब फ्रैक्शन में आ जाता है इसमें, तो उस केस में ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। अब अगर ग्रुप डेटा रहे तो ये ग्रुप डेटा का आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए बस। ये लोअर लिमिट है n/2। ठीक है, ये प्रीवियस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, ये करस्पॉन्डिंग उसके सामने वाली है, ये क्लास साइज है। ये सॉल्व करने के लिए आपको नहीं आएगा, बस इसका फॉर्मूला याद रखिए कि ये मीडियन का फॉर्मूला है। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। अब देखो मैंने इसको क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। पोजिशन, क्योंकि ये स्कोर के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन है। मतलब ये क्या है? पोजिशनल एवरेज क्यों है? क्योंकि ये हमेशा मिडिल में रहता है। ठीक है, ये हमेशा सीजी है, ये हमेशा मिडिल में रहता है, इसलिए इसको पोजीशन एवरेज बोलते हैं, है ना। तो जब डेटा हमारा किस टाइप का हो? नॉन पैरामेट्रिक हो। ठीक है, उस टाइप के केस में हम मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आउटलायर्स हो, एक्सट्रीम स्कोर मतलब क्या होता है? 2 डिजिट डेटा है तेरा, ऑल द डेटाज आर 2 डिजिट, एंड इफ इन एट द लास्ट 4 डिजिट डेटा इज इंक्लूडेड, देन मीन विल अफेक्ट बट मीडियन विल नॉट अफेक्ट इट। तो दैट इज एक्सट्रीम स्कोर। एक्सट्रीम स्कोर मतलब सबकी इनकम है 1 लाख में और कोई आ गया उसमें 1 करोड़ रुपीज वाला, 1 CR वाला, तो एक्सट्रीम हो गया ना। तो ये सारा फ्लक्चुएट कर देगा सारे ग्रुप को, बट की रियल में उनकी इनकम इतनी नहीं है। डेटा स्क्यूड हो तो मीडियन इज बेस्ट, है ना। टर्नकेटेड, टर्नकेटेड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, डेटा का स्टार्टिंग एंड एंडिंग हमें नहीं पता हो। इफ यू नॉट डोंट नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द डेटा, वी हैव मिडिल स्कोर्स। इन दैट केस, if you don't aware about the whole data set, then median is the best because we have these middle values. So that is a truncated, ठीक है, that is a called truncated data और class interval. Now next mode. Mode क्या होता है? Most frequent. Most frequent in the data set. जो नंबर, जो नेम, जो नॉमिनल डेटा, जो स्कोर सेट मैक्सिमम बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। ये भी, इसका भी, इस पर भी मतलब कोई आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता।
नॉर्मली ये कैटेगरिकल टाइप के डेटा में इस्तेमाल होता है, कैटेगरिकल टाइप ऑफ डेटा, कलर, ठीक है, नेम ऑफ ट्रीज, एनी टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा, एट्रीब्यूट्स, उस केस में मोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब मोड का डेटा नॉमिनल के टाइम पे यूजुअली इस्तेमाल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरवल और रेशियो डेटा हो तो हम मोड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, उस केस में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट यूजुअली बेस्ट मेथड जब हमारे पास में नॉमिनल डेटा हो उस केस में बेस्ट मेजर्स रहेगा मोड। क्लियर है? देखो सपोज ये हमारे पास में कलर के ऑप्शंस है, मैंने पूछा कौन से कलर का आपको यूनिफॉर्म बनाना है, विच कलर यू वुड लाइक टू हैव, देन यहाँ पे देखा ये 6 स्कोर है, इसका 3 है, तो मैक्सिमम किसके फ्रिक्वेंट आया, ब्लू कलर, तो मोड क्या हो गया, ब्लू। इस केस में देखो सबसे रिपीटेड कौन सा स्कोर है, 4, तो मोड क्या हो गया, 4। इस केस में देखो 2 और 3, तो एक से ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे, बाय मॉडल। किसके 2 अगर मॉडल है, 2 मोड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाय मॉडल। और अगर 2 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी मॉडल, ठीक है। अगर किसी ग्रुप के एक से ज्यादा मोड होते हैं तो that we call multi model. Here it is a 2 mode, that is means bi model. Clear है? हाँ, now what is the formula of grouped data? अगर मोड का ग्रुप डेटा हो, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, इट इज फॉर मोड। अब हमारे पास में मीडियन दिया हुआ है और हमारे पास में मीन दिया हुआ है। सपोज मीडियन दिया हुआ है 5 और मीन दिया हुआ है 10, तो मोड क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 10, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 15 माइनस 20 क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास में यहां पे अब क्या है कि किसी 2 डिजिट को दिया हुआ है, सपोज मोड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो तब भी आप निकाल सकते हो, है ना। इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चले जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन, तो यहां पे 3 कितने मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो मीडियन। तो आप कैसे करके इसको, इफ यू हैविंग अ 2 डेटा देन यू कैन फाइंड थर्ड वन, मतलब मीन या मोड में से कुछ हो तो आप थर्ड को निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या है, डज नॉट अफेक्ट बाय आउटलायर्स, ठीक है। प्रिविलेंस ऑफ इवेंट बताता है, मतलब क्या ज्यादा रिपीटेड हुआ है ना, किसका ज्यादा फेवर है, कौन सा प्रिफरेबल है। सपोज हम सिलेक्शन ऑफ एनी यूनिफॉर्म, सिलेक्शन ऑफ एनी इवेंट, मैं पूछ रहा हूं अभी, जैसे मैंने पोल डाला कि क्लास कितने बजे होनी चाहिए, 2:30, 9, 10, तो ये क्या है, मैक्सिमम बच्चों ने कितना वोट दिया, इट्स जस्ट लाइक अ वोटिंग इज द एग्जांपल ऑफ मोड। मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया 9, तो ये क्या हो गया, 9 क्या है, मोड है, 9 PM इज मोड। वोटिंग, वोटिंग सुना ना आपने, 2 पार्टी खड़ी है, तो वोटिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मोड, ठीक है। इन केस ऑफ कैटेगरिकल डेटा इस टाइम पे मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड इन पर्टिकुलर, लेटेस्ट ट्रेंड मतलब भाई अभी कौन सा शूज सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है। एथलीट्स में कौन सा ज्यादा, नाइकी, रिबॉक, एडिडास, तो ये देखो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं सबसे, तो ये सबने आंसर दिया, मैं नाइकी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, रिबॉक कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके मैक्सिमम रहेंगे वो मोड रहेगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि मोस्ट फेमस और मोस्ट ट्रेंडी शूज इज रिबॉक, ठीक है। तो ये मोड से होगा। नाउ यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेंसिटिव फॉर ईच स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ क्या आएगा इसका, विच ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्कोर ईच स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ क्या आएगा इसका, मेन, मीडियन, मोड, यस। अरे मैंने इसमें सी कैसे लगा दिया, इसका मीन आएगा, ठीक है, हाँ है ना, ये सी नहीं आएगा। इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड 3
इफ कांस्टेंट नंबर 3 इज एडेड इन ईच स्कोर ऑफ सीरीज. सपोज आपके पास स्कोर दिया हुआ है 1, 5, 3, 2, 10 एंड कांस्टेंट नंबर 3 मतलब हर किसी में 3 अगर हम ऐड कर दे तो नया मीन में क्या चेंज आएगा, न्यू मीन में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3 और रिमेन अनचेंज और इंक्रीज बाय 3 बाय n. यस ठीक है, इंक्रीज बाय 3. अगर हम कोई सा चेंज करते हैं उसको मीन में तो इंक्रीज बाय 3. ठीक है. सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्कोर अबाउट द अर्थमेटिक मीन इज क्या आएगा, n 1 0 2 क्या आएगा इसका, यस 0 है ना. ठीक है. 10 स्टूडेंट्स वर रैंक बाय अ पैनल ऑफ टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विच इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑर्डर डेटा. सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हो, सुनना मेरे कंडीशन, आप किसी एग्जाम के इंटरव्यू में बैठे हो, वहां पे 5 लोग है, चलो इसको 3 इजी बना लेते हैं, वहां 3 लोग है, 3 पीपल्स है. ठीक है. इंटरव्यू था 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का इंटरव्यू था. वहां पे 3 पैनल में बैठे हुए हैं, हर किसी को मार्क्स देना है आउट ऑफ 50. इसने दिया मार्क्स, इसने दिया, इसने दिया. अब मुझे फाइनल स्कोर चलाना है बोर्ड को, तो एवरेज निकलेगा, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होगा ना, इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सिंगल स्कोर होगा, है ना. तो हमारे मार्क्स चढ़ेंगे आउट ऑफ 50. तो उस केस में कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, मीन, मीडियन या मोड? कितने सबका मीन बोल रहे हो, श्योर? नहीं, इस कंडीशन में आएगा मीडियन, इस कंडीशन में आएगा मीडियन. समझ रहे हो? जब देखो सपोज 3 लोग हैं अपने पास, ए, बी और सी, एवरेज कितना है, 50 में से मार्क्स देना है. इंटरव्यू मैं यहां पे बैठा हूं, इसको मेरा इंटरव्यू, ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ये मेरी आइडियोलॉजी से एकदम अपोजिट आइडियोलॉजी है इसकी, या मुझे पसंद नहीं करता, इसने मेरे को नंबर दे दिए 2. ये मेरी कॉलेज का ही टीचर निकल गया, ये निकल गया मेरी कॉलेज का टीचर, इसने मेरे को दे दिए 49 मार्क्स, पर इसने मुझे दिए 30 मार्क्स. अब मैं क्या करूंगा, इसका अगर एवरेज लूंगा तो फ्लक्चुएशन आ सकता है इसके वजह से, क्योंकि इसने दुश्मनी निकाल ली, या फिर इसने भी अगर मेरे को 2 नंबर दिए हो तो इसलिए जो मिडिल वैल्यू रहती है, मिडिल, जो मिडिल में स्कोर आता है हमारा, उसे लिया जाता है हमेशा. एक ने नंबर दिए 2 नंबर, दूसरे ने दिए 30 नंबर, और दूसरे ने दे दिया हमको 50 ऑफ द 50, तो ये वाला स्कोर लिया जाएगा इंटरव्यू में, या फिर पैनल ऑफ व्हाट वी कैन से सेंट्रल टेंडेंसी. तो इससे क्या होगा, फेयरनेस रहेगी. ठीक है. टू विच वैल्यू, हाँ, सपोज इफ यू हैव अ पैनल ऑफ टीचर्स, you are sitting in the interview, you are sitting in the interview where the panel of teachers are there, and the total weightage of interview is 100 marks, and every teacher have to give marks. You are sitting here, everyone will assign a single score to you, but in an exam, in total score, in the final result, average, or we can say central tendency, the single score will be given there. So contributed by all, there will be a single representative of all score. So then in that case, which of the central tendency will be used for this median? Because if someone have given a very low score, 1 marks, and another person have given suppose 1, ठीक है, 10, 50, 70 और 100. इफ आई फाइंड आउट द एवरेज, तो इसमें क्या होगा, इसने मेरे को बहुत कम नंबर दिया, इसने मेरे को बहुत ज्यादा नंबर दिया, है ना. तो दिस मिडिल वैल्यू, मीडियन विल बी द फाइनल स्कोर ऑफ योर इंटरव्यू, बिकॉज हियर द बायसनेस, टू अवॉइड बायसनेस, ठीक है, बिकॉज
Yes, biasness. It avoid the biasness. It it is opposite to you. It is not agree to you, or it may have a conflict with you. It is favorable with you. It is your own teacher. Then middle one will be the best in that case. The value of which of the following will not change if constant number is added to all score of a series? Yes. Which of the following will not change if constant number is added in a score of series? Yes. Standard deviation. चलो बताइए बच्चों क्या होगा इसका. अगर मेरे पास स्कोर है 2, 5, 3, 4, 10. यस एनीवन. मीडियन होगा क्या, मीन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, मोड होगा. आपके पास इतना टाइम नहीं है, 10 सेकंड में आंसर देना है. चलो बताओ फाइनल आंसर. मोड होगा. यस आंसर इज स्टैंडर्ड डिविएशन. क्यों? सी एग्जांपल. कंडीशन समझो. हर किसी में कैसे चेंजेस आएगा. सपोज मेरे पास स्कोर है, सिंपल सा स्कोर ले लेते समझने के लिए. 1, 2, 5, 6, 7. मैंने क्या पूछा? इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू द होल स्कोर. सपोज कांस्टेंट नंबर मैंने ऐड किया 2, तो नया स्कोर क्या हो जाएगा? 3, 4, 7, 8, 9. पहले इसका क्या था? पहले इसका मीडियन क्या था? मीडियन था 5, है ना. और यहां पे चलो इसका मोड तो कुछ आया ही नहीं, तो मोड हमेशा डबल होगा. तो यहां पे अगर हम इसको डबल 7 7 कर देते हैं लास्ट में समझाने के लिए, इसको भी 7 कर देते हैं. ठीक है, तो यहां पे मोड क्या होगा? 7. ठीक है, और इसका वो क्या निकलेगा, मीन क्या निकलेगा? कैलकुलेट करो. 14 प्लस 5 कितना हो गया? 21. 21 प्लस 2 23. 23 प्लस 1 24. क्या होगा? 4.2. ये आ गया मीन. अब हर किसी में स्कोर 8 कर दिया. कितना 8 कर दिया? 2. तो अब इसका मोड क्या हो जाएगा? मोड क्या हो जाएगा? 9 होगा ना. तो मोड में चेंज आ गया. मीडियन क्या हुआ? 7. तो मीडियन में भी चेंज आ गया. पहले 5 था मीडियन. तो अब हर स्कोर बड़ा है तो मीन में भी चेंज आएगा. क्लियर है? इसका मीन निकाल मानो. 9 प्लस 9 18. 18 प्लस 7 कितना होता है? 25. 25 प्लस 4 29. 29 प्लस 3 32. 32 डिवाइड बाय 6 क्या कैलकुलेट कर वॉट तो चेंज आ गया समथिंग इन 6 पॉइंट. क्लियर है ना. बट स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा. क्यों नहीं चेंजेस आएगा? पहले स्कोर हमारा था कितना था? 1 2 3 4 5. मैंने 8 कर दिया 2 2. तो कितना यहां पे क्या हो गया? 2 में सब में 8 किया मैंने अगर 2, तो 3 5 नहीं 4 5 6 7. इनके बीच में वेरिएशन देखो. जितना वेरिएशन टोटल सम स्कोर में था उतना स्कोर वेरिएशन टोटल सम में आएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई चेंजेस नहीं आता है. अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कांस्टेंट नंबर इज एडेड, एनी कांस्टेंट नंबर इज एडेड इन अ होल स्कोर और कांस्टेंट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इन अ होल स्कोर, then there will be no change in standard deviation due to adding and subtraction. No change in the standard deviation, but multiply और divide करने से आएगा. मैं आपको ये बताऊंगा जब हम वेरिएशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में याद रखना, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इफ आई एडेड, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर है? Now, which of the following is not true? Read it out and answer it. The value of mean deviation is based on all observation, standard deviation, interquartile or mean value.
चलो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो अभी हमने ये पढ़ा नहीं, तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। हमने ये पढ़ा नहीं ना अभी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरकोटाइल। इंटरकोटाइल क्यों आएगा, क्योंकि इंटरकोटाइल ये सपोज स्कोर है हमारा, इस स्कोर में अगर 4 पार्ट में डिवाइड करूं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये 25% मिडिल का, 25% 25% 25%, तो कोटाइल डेविएशन मिडिल के 25% को लेके ही निकाला जाता है। इट इंक्लूड मिडिल 25% स्कोर्स, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में। कंटिन्यू करूँ छोड़ दूँ, कंटिन्यू करूँ, हाँ बोलिए।